जहाँ अन्य सभी जीव झुके हुए रहते हैं, अपनी दृष्टि पृथ्वी पर टिकाए। उसने मनुष्य को उन्नत मुख दिया और उसे आदेश दिया कि अपनी नज़रें स्वर्ग की ओर उठाओ और ऊपर तारों को देखो। सितारों की दुनिया इंसान को हमेशा से अपनी ओर खींचती आई है। हर शाम सूरज ढलने के कुछ ही लम्हों बाद आकाश में चमकते बिंदुओं का ये अनंत संसार धीरे धीरे सर उठाने लगता है और लाखों वर्षों से हमारी प्रजाति इन्हें रात दर रात देखती आ रही है, आश्चर्य, भय और जिज्ञासा भरी निगाहों से। ये चमकते बिंदु क्या हैं? पूर्व से पश्चिम को क्यों जा रहे हैं और उनमें से कुछ अलग क्यों चलते हैं? कब चंद्रमा घटता बढ़ता है? कब सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना आवश्यक था। हमारे पूर्वजों का जीवन इस पर आश्रित था, क्योंकि न जाने कैसे पर धरती पर मौसम, जंगली जीवों का प्रवास, ज्वार भाटा, फल फूल, फसलें, सब कुछ इन तारों की दुनिया के साथ चलता था। मानो अंतरिक्ष में लाखों कोस दूर चमकती ज्वालाएं हमारा जीवन चला रही हों। आकाश में होने वाली गतिविधियों के उत्तर देने की कोशिशें करते हुए आज हमें हजारों वर्ष हो चुके हैं। प्राचीन यूनानियों से लेकर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त तक, बगदाद के विद्वानों से लेकर न्यूटन के नियमों तक, सैकड़ों हजारों वैज्ञानिकों ने अपने विचारों को दुनिया के आगे रखा। कई बार समाज के खिलाफ जाकर, प्रताड़ना झेलकर, यहाँ तक कि मृत्युदंड का सामना करते हुए। कई बार इन विचारों को तोड़ मरोड़ कर कुछ लोग विज्ञान से दूर एक मायावी, रूढ़िवादी दिशा को ले गए। फिर भी आज हम यहाँ हैं, सितारों के उतना करीब जितना इतिहास में हम कभी नहीं थे। चलिए आपको ले चलते हैं समय और अंतरिक्ष की एक यात्रा पर, इस अनंत सागर में सौर मंडल की हमारी खोज पर। हम इंसान इस धरती पर करीब 3 लाख सालों से घूम रहे हैं, शिकार करते, कंदमूल फल खाते और आखिरी के 12,000 वर्षों में खेती बाड़ी करते। सुकून के कुछ पलों में आग के किनारे बैठकर हमारे पूर्वज रात के आसमान को निहारते होंगे। धीरे धीरे वो जान चुके थे कि तारे कभी अपनी जगह नहीं बदलते, सभी एक साथ एक गति से धरती का चक्कर लगाते हैं। हमारे पूर्वज बड़े रचनात्मक थे। इन शैलाश्रयों में बने ये चित्र आज उनकी संस्कृति के अंतिम जीवित अंशों में से एक है। यहाँ उन्होंने अपने दैनिक जीवन, लोक नृत्यों, पशुओं आदि को इन पत्थरों पर रेखाएं खींचकर कला का रूप दिया। यही काम उन्होंने रात के आसमान में भी किया। उन्होंने रेखाएं खींचकर तारों को जोड़ा और उसे एक चित्र की तरह देखा। शुरू में हो सकता है ये रात के आसमान को याद रखने का तरीका हो। उदाहरण के लिए सप्तऋषि के आखिरी 2 तारों को जोड़ने वाली रेखा को अगर आप आगे बढ़ाएं, दोनों की दूरी का कुछ 5 गुना, तो आपको मिलेगा ध्रुव तारा, जिसके चारों ओर सभी तारे घूमते से लगते हैं। धीरे धीरे इन तारामंडलों या कॉन्स्टेलेशंस के चारों ओर कहानियां बुनी जाने लगी। सप्तऋषि पर वापस लौटते हैं। वैदिक काल से ही उत्तर भारत के लोग इन 7 तारों को 7 प्राचीन ऋषियों की तरह देखते आए हैं। पर यही तारे इंग्लैंड में एक हल, जर्मनी में रथ, साइबेरिया और यूनान में एक भालू का हिस्सा और आज के उत्तरी अमेरिका और चीन में एक डिपर या बड़े चम्मच की तरह देखे जाते हैं। चीन का जीपीएस के समान सैटेलाइट नेटवर्क बेइडू इन्हीं के नाम पर है। धरती के हर मानव समूह ने सितारों में छुपे इन संकेतों को अपने आसपास के समाज और वातावरण की दृष्टि से देखा और खुद उसके मतलब निकाले। तारे क्या हैं, कितनी दूर हैं, ये हमारी प्रजाति आखिरी के 100 वर्षों में ही ढंग से जान पाई है। आज हम जानते हैं कि वो सूर्य है, लेकिन बहुत दूर, इतना दूर कि उनकी ऊर्जा तो हमारे पूर्वजों के किसी काम की नहीं थी। पर उनका कभी अपनी स्थिति से ना हिलना एक ऐसा गुण था जिससे वो समय का हिसाब रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तारामंडल स्थिर हैं, लेकिन क्योंकि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है,
रात का आसमान धीरे धीरे दिशा बदलता है। प्राचीन सभ्यताओं को ये तारों के उदय और अस्त के समय में धीरे धीरे बदलाव की तरह दिखता था, और कौन से तारे कब निकलते हैं या कब आकाश में किसी खास जगह जैसे सूर्य या चंद्र के पीछे होते हैं, इसकी तालिका रखकर आप समय का हिसाब रख सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र में सिरियस या डॉग स्टार का उदय ये बताता था कि नील नदी में बाढ़ आने वाली है। प्राचीन भारत में वैदिक काल में ही 27 नक्षत्र पहचान लिए गए थे। नक्षत्र एक प्रकार से भारतीय कॉन्स्टेलेशंस कहे जा सकते हैं, लेकिन 27 ही क्यों, वो हम आगे देखेंगे। इनमें से कुछ तो केवल एक तारे से बने हैं, जैसे रोहिणी, आर्द्र, चित्रा, पर कई तारामंडल या समूह भी हैं, जैसे पुनर्वसु, मृगशीर और कृतिका। ऐसे ही मेसोपोटामिया या प्राचीन इराक में 12 कॉन्स्टेलेशंस को चिन्हित किया गया, जिन्हें आज हम राशि कहते हैं। 27 नक्षत्र और 12 राशियां दोनों आकाश की एक पतली सी पट्टी में हैं, जिसे ज़ोडिएक या राशि मंडल कहते हैं, और इनका एक साथ होना कोई संयोग नहीं। इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हमारे कैलेंडर सिस्टम्स इन्हीं पर आश्रित हैं। तारों को समझना विज्ञान, भौतिकी, खगोल शास्त्र और सौर मंडल को समझने की ओर हमारा पहला कदम था। दूसरा कदम लेने के लिए हमें सितारों की दुनिया से वापस एक बार धरती की ओर लौटना पड़ेगा। 1650 में चर्च ऑफ आयरलैंड के आर्च बिशप जेम्स अशर ने बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट को गौर से पढ़कर धरती की उम्र का अंदाज़ा लगाया। उनके अनुसार इस धरा का निर्माण 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि वास्तविक संख्या से बस 6 शून्य कम है। अशर के अनुमान से पुरानी तो खुद इंसानों की कुछ बस्तियां हैं, पर इस गलती की वजह अशर की मिसकैलकुलेशन नहीं है। केपलर और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक भी 4000 ईसा पूर्व के ही अंदाजे पर आए। उनकी गलती थी धार्मिक ग्रंथों को विज्ञान का आधार मान लेना। विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में धरती की सही उम्र नहीं है, ज़्यादातर तो इसका जिक्र भी नहीं करते, क्योंकि इन्हें लिखने वाले बुद्धि और प्रतिभा में भले ही सर्वोपरि हों, पर वो अपने समय के समाज, ज्ञान और तकनीक के बंधक भी थे। यही समस्या विज्ञान की किताबों में भी थी और आज भी है, पर धार्मिक ग्रंथों के विपरीत विज्ञान पत्थर की लकीर नहीं है। नए विचार, प्रयोग, समीक्षाएं पुरानी अवधारणाओं को मिटा सकते हैं, मगर इंसान को पुराने प्रचलित विचार त्यागना कोई खास पसंद नहीं है। कॉस्मॉस बाय कार्ल सेगन इस वीडियो को बनाने के मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोतों में से है, और विज्ञान की प्रगति के बारे में इसमें एक बड़ा विशेष विश्लेषण है। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति खगोलिकी में कुशल प्राचीन मेसो अमेरिका और चीन, या गणित में पारंगत और अत्यंत धनी प्राचीन भारत में नहीं फला फूला, बल्कि यूनान में आयोनिया के दूर दराज द्वीपों और चट्टानों में समृद्ध हुआ। भारत या चीन के महान नगरों में क्यों नहीं, क्योंकि ये विशाल, केंद्रीकृत और कुछ रूढ़िवादी साम्राज्य थे, जहाँ प्राचीन परंपराओं पर प्रश्न करना कठिन था और नए विचारों को गंभीरता से नहीं लिया गया। आयोनिया सभ्यता के केंद्रों से दूर था, समाज ज़्यादा मुक्त था, शिक्षा और साक्षरता केवल महंतों, पुरोहितों और राजवंशों तक सीमित नहीं थी। प्राचीन यूनान का समाज कोई बहुत ज़्यादा खास उन्नत नहीं था, बलि, दास प्रथा आदि वहाँ बड़ी प्रचलित थी, पर वहाँ पहली बार प्रकृति से हमारे प्रश्नों के उत्तर ईश्वर से अलग करने के प्रयास हुए। आयोनिया के कुछ प्रसिद्ध लोगों को शायद आप जानते हो, जैसे डेमोक्रिटस, ऋषि कणाद का लगभग समकालीन, और दोनों ने लगभग एक ही विचार दिया। हेरोडोटस, पाइथागोरस और न जाने कितने ही और। आयोनिया के विज्ञान का ये स्वर्णिम काल ज़्यादा समय नहीं चल पाया, पर एक्सपेरिमेंटल और सेल्फ करेक्टिंग साइंस की शुरुआत हो चुकी थी। यूनान का बौद्धिक केंद्र फिर अगली कुछ सदियों में अलेक्जेंड्रिया बन गया। यहाँ ईसा पूर्व की 3री सदी में इरेटोस्थनीज नाम का एक विद्वान रहता था, जो अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी का प्रमुख अध्यक्ष था।
एक दिन उसने पढ़ा कि साइन या आसमान में साल के सबसे बड़े दिन ठीक दोपहर में सीधे खड़े स्तंभों की छाया गायब हो जाती है। इराटोस्थनीज ने जब अलेक्जेंड्रिया में उसी दिन सीधे खड़े स्तंभों के तल पर देखा तो उसे एक छाया मिली। एक ही समय पर दो जगह दो अलग परिणाम क्यों? क्योंकि धरती गोल है और जब लगभग अनंत से आने वाली सूर्य की किरणें इस गोले के दो अलग अलग स्थानों पर टकराती हैं तो अलग परछाइयां बनती हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2200 साल पहले इराटोस्थनीज के समय भी लोग चंद्र ग्रहण के वक्त चांद पर धरती की छाया देखकर बता सकते थे कि धरती गोल है। जब आकाश में बाकी सब गोल है तो धरती क्यों नहीं? पर इराटोस्थनीज पहला व्यक्ति था जिसने सोचा कि परछाइयों का ये अंतर धरती का आकार नापने के काम आ सकता है। कैसे? एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। हम एक ही समय पर दो अलग स्थानों में छाया नाप कर देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक सेटअप अपना लगा रखा है और इस सेटअप में हमने ए के जो मीटर स्केल इसको हमने यहाँ पे सीधा रखा है और आप जानते हैं कि सूरज ऊपर है तो इसकी जो परछाई है, छाया है, वो यहाँ बन रही है। हमें इस परछाई को एक ही समय पर दो अलग अलग जगह सटीकता से नापना है। हमारे एक साथी हैं जो हैं मैसूर में भी, कर्नाटक में, ये सेम काम, सेम वही चीज ये वो वहाँ पे दोहरा रहे हैं। Namaste everyone, I'm here at Mysuru and that is the famous Chamundi Hill of Mysuru. We are trying to measure the shadow of this stick that has been placed vertically at 90 degrees to the ground. मैसूर के अलावा मंगलौर में भी एक मित्र ने यही प्रयोग किया। खैर, हमारी छड़ी और उसकी परछाई की लंबाई से हम ये कोण निकाल सकते हैं। कपकोट और मैसूर दोनों के लिए, और इन दो कोणों से धरती की परिधि निकाली जा सकती है। कैसे? थोड़ी सी त्रिकोणमिति और ज्यामिति। कपकोट और मैसूर के कोणों का अंतर इन दोनों स्थानों के अक्षांश का भी अंतर है और अनुपात के नियम कहते हैं कि ये अंतर बटे 360 बराबर दोनों स्थानों की दूरी बटे धरती की परिधि। लेकिन हमें दोनों स्थानों की दूरी भी चाहिए। कथा है कि इराटोस्थनीज ने अलेक्जेंड्रिया से साइन तक एक व्यक्ति को दूरी नापने के लिए पैदल भेजा। मैं गूगल अर्थ का प्रयोग करूंगा। वास्तविक संख्याएं इस्तेमाल करने पर हमें धरती की परिधि मिलती है 41,270 किलोमीटर, 3% की त्रुटि। मंगलौर के मामले में 42,107। इराटोस्थनीज की नापी हुई परिधि 2.5 लाख स्टेडिया थी, जो कुछ 39,500 से 46,000 किलोमीटर के बीच समझी जाती है। 2200 साल पहले मात्र 1.5% की त्रुटि, और ये केवल एक डंडे, उसकी छाया और एक जिज्ञासु दिमाग की मदद से। अगर आपने गौर किया हो तो धरती की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर सटीक है, और ये कोई संयोग नहीं। फ्रांसीसी क्रांति के समय जब मीट्रिक सिस्टम का इजाद किया गया तो 1 मीटर की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई। धरती के ध्रुव से लेकर विषुवत तक की दूरी का 1 करोड़वां हिस्सा 1 मीटर कहलाया जाएगा। तो धरती की परिधि 40,000 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 40,000 किलोमीटर धरती की परिधि है। मिस्र और यूनान से भारत की ओर चलते हैं। भारत तर्क, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र आदि में प्रज्ञ भूमि रही थी और गुप्त काल में ये विद्याएं अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। इस समय को कई इतिहासकार भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। आर्यभट्ट इसी काल के पहले विद्वानों में से थे। उनका तर्क था कि जिस तरीके से चलती नाव पर बैठे व्यक्ति को तट पीछे जाते हुए महसूस होता है, तारामंडल धरती के चारों ओर घूमता हुआ इसलिए लगता है क्योंकि धरती घूम रही है, और तारों के सापेक्ष धरती को एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड लगता है, आज की संख्या के सेकंड के 100वें हिस्से से अलग। आर्यभट्ट की धरती घूमने की परिकल्पना को आम समाज ने अगले 1000 सालों तक नहीं स्वीकारा। क्या आप धरती घूमती हुई महसूस कर सकते हैं? हमें तो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र घूमते हुए नजर आते हैं। धरती तो हमारे लिए स्थिर है। इसी कारण से लगभग पूरी दुनिया को 400 साल पहले तक लगता था कि धरती पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और पूरा आकाश हमारे चारों ओर घूमता है। आकाश की ओर एक बार फिर लौटते हैं। यहाँ बाकी सब कुछ तो बिंदुओं की तरह दिखता है, सिवाय 2 विशाल गोलों के।
सूर्य धरती पर जीवन का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। एक बार सोचकर देखिए, लकड़ी से लेकर पेट्रोल डीजल, कोयला, जल विद्युत परियोजनाएं, वायु, पेड़ पौधे, हमारा खाना पीना, सब कुछ सूर्य पर निर्भर करता है। सूर्य है तो दिन है और रात में चंद्रमा और ग्रह उज्ज्वल हैं। सूर्य है तो हम हैं। इसी वजह से विश्व की अनेक संस्कृतियां सूर्य को भगवान की तरह देखती आई होंगी। ये कटारमल का मंदिर है। इसका निर्माण आज से 900,000 वर्ष पहले बड़ादित्य की आराधना के लिए हुआ था। आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम है और सूर्य मंदिर भारत में बड़े दुर्लभ हैं। खैर, सूर्य मंदिर होने के अलावा कटारमल मंदिर की एक और विशेषता है जो सूर्य के एक दूसरे महत्वपूर्ण गुण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो स्थिर तारामंडल के आगे सूर्य एक रेखा पर साल में धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व को चलता नजर आता है और इस रेखा को क्रांति वृत्त या एक्लिप्टिक कहते हैं। इसके अलावा धरती जिस धुरी पर घूमती है वो करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसकी वजह से साल में अलग अलग समय या तो हम सूर्य की ओर झुके रहते हैं या उसके विपरीत। इसी वजह से दिन घटते और बढ़ते हुए महसूस होते हैं और इसी वजह से ऋतुएं बदलती हैं, क्योंकि गर्मियों में जब हम सूर्य की ओर झुके होते हैं तो सूर्य की जो ऊर्जा हमें मिलती है उतनी ही ऊर्जा से सर्दियों में कहीं बड़े क्षेत्र को काम चलाना पड़ता है। और इस झुकाव की दिशा बदलना सूर्य की सर्वोच्च स्थिति को भी आसमान में ऊपर नीचे करता है। अगर आप साल भर एक ही समय पर सूर्य की स्थिति को चिह्नित करेंगे तो आपको एक 8 की आकृति मिलेगी जिसे एनालेमा कहते हैं। साल के सबसे लंबे दिन सूर्य का पथ आकाश में सबसे ऊंचा वाला होता है और साल के सबसे छोटे दिन सबसे नीचे वाला। और इन दिनों को हम समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, हिंदी में अयनांत। साल में हालांकि 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब दिन और रात बराबर होती है और इन दिनों को इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। अयानांत, विषुव, संक्रांति, हमारे पूर्वजों को इन सब के बारे में बहुत पहले से पता था और कटारमल का सूर्य मंदिर इसका साक्ष्य है। यहाँ मुख्य गर्भगृह के आगे 5 मंदिरों का समूह है जिसमें से बीच वाले में एक सुराख है। पूरा मंदिर इस प्रकार बनाया गया था कि विषुव के दिनों में सूर्य की पहली किरणें इस सुराख से होकर गर्भगृह पर गिरें। कटारमल ऐसे खगोलीय संरेखण का अकेला उदाहरण नहीं है। कटारमल के ही समकालीन एक बड़ा खूबसूरत मंदिर कोणार्क में है, बल्कि इन मंदिरों के निर्माण से भी 3,500-4 हजार वर्ष पुराने ऐसे स्मारक हैं जो आकाश में भागते गोलों की स्थिति को ध्यान में रखते हैं। फसलें बोने और काटने का समय, जानवरों का प्रवास, फल फूल उगाने का समय, हमारे जीवन का लगभग हर एक पहलू सूर्य की इन 2 गतियों पर निर्भर करता है। धरती पर मौसम इन्हीं के साथ बदलता है। तो क्यों ना सूर्य को एक घड़ी की तरह देखा जाए। कटारमल की इस यांत्रिकी को उलट कर देखिए तो गर्भगृह का इस सुराख से प्रकाशित होना आपको बताता है कि आज 22 मार्च या 22 अक्टूबर है और क्रमशः गेहूं या धान की फसल काटने का वक्त आ गया है। बल्कि आज भी जिस कैलेंडर सिस्टम का हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो हमारी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पर ही आश्रित है, जिसमें करीब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ये अतिरिक्त 6 घंटे की त्रुटि हर 2 साल बाद 12, 3 साल बाद 18 और हर 4 साल बाद 24 हो जाती है, जो एक दिन के बराबर है, 29 फरवरी। लेकिन ये त्रुटि ठीक 6 घंटे से थोड़ी सी कम है। तो हर शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता, पर हर चौथा शताब्दी वर्ष लीप ईयर होता है। ये लीप ईयर का नियम हमारे कृत्रिम कैलेंडर को प्राकृतिक कैलेंडर सूर्य के चक्र से मिलाकर रखता है। लेकिन 365 दिन बहुत होते हैं। समय का हिसाब रखने के लिए इन्हें बराबर हिस्सों में बांटना जरूरी है। प्राचीन इराक या मेसोपोटामिया के खगोल वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य स्थिर तारों के सापेक्ष धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है और एक साल में दोबारा घूमकर अपनी पुरानी स्थिति पर आ जाता है। सूर्य के इस पथ को उन्होंने 12 हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को उसके तारों से बनने वाले तारामंडल का नाम दिया। ये जन्म था ज़ोडिएक या राशि मंडल का, और सूर्य का साल भर अलग अलग राशियों में प्रवेश समय नापने का जरिया था। उदाहरण के लिए, जब सूर्य धनु से मकर में प्रवेश करता है
तो हम उसे मकर संक्रांति कहते हैं, जो साल के सबसे छोटे दिन के आसपास हुआ करता होगा। धरती की धुरी में बदलाव से सबसे छोटा दिन और मकर संक्रांति आज करीब 25 दिन दूर हैं। और क्योंकि मकर संक्रांति के बाद सूर्य ऊपर की ओर बढ़ने लगता है या उत्तरायण होने लगता है, तो इस दिन पूरे देश में अलग अलग नाम से त्योहार मनाए जाते हैं। और क्योंकि इस दिन धरती के दूसरी ओर झुकाव की वजह से सूर्य की किरणें सीधा 23.5 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर पड़ती होंगी, तो इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 22 जून को ठीक उल्टा होता है और 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ज़ोडिएक फिर मेसोपोटामिया से पश्चिम की ओर यूनान पहुंचे और सिकंदर के साथ वहां से फिर भारत, जहां हमने इन्हें अपनाकर राशि कहना शुरू किया। यही वजह है कि इन तारामंडलों के संस्कृत और अंग्रेजी नाम तो एक जैसे हैं ही, आकृतियां और चिन्ह भी एक जैसे हैं। भारत में हालांकि एक दूसरे प्रकार का कैलेंडर सिस्टम चला आ रहा था और है, और इसके लिए आकाश में एक दूसरे सूर्य के बिल्कुल बराबर दिखने वाले गोले पर नज़र डालना ज़रूरी है। चंद्रमा भी सूर्य की तरह धरती का चक्कर लगाता सा दिखता है, बल्कि वो तो वाकई में ऐसा करता है, और आकाश में उसका पथ भी एक्लिप्टिक या सूर्य के पथ से मिलता जुलता है, तो वो भी उन्हीं राशियों के तारामंडल से गुजरता है। पर चंद्रमा के बारे में दो बातें अलग हैं। एक, वो राशिमंडल का चक्कर लगभग केवल 27 दिन में लगा लेता है, और दो, सूर्य के विपरीत चंद्रमा आकार में घटता और बढ़ता है। पहला तथ्य हमारे काम आता है चंद्रमा के पथ को 27 हिस्सों में बांटने के, और इन 27 भागों को हम नक्षत्र कहते हैं। वहीं दूसरा तथ्य, चंद्रमा का घटना बढ़ना हमें नए तरीके से महीना या मास बनाने में सहायता करता है। चंद्रमा जब धरती और सूर्य के बीच होता है तो अमावस्या होती है, और जब दूसरी तरफ होता है तो पूर्णिमा। उसे धरती का एक चक्कर लगाने में केवल 27 दिन लगते हैं, पर क्योंकि धरती खुद सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो चंद्रमा को दोबारा पूर्णिमा की स्थिति में आने में करीब 2 दिन और लगते हैं, और 2 पूर्णिमा के बीच का अंतर 29.5 दिन है। एक सौर वर्ष में ये चक्र करीब 12 बार होता है, और हमें हमारे 12 महीने फिर मिल गए, पर इस बार केवल चंद्रमा से। हर मास की पूर्णिमा में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, उस मास का नाम उसी नक्षत्र पर पड़ा है। जैसे पूर्वा और उत्तरा फाल्गुनी पर पड़ने वाली पूर्णिमा का मास फाल्गुन कहलाता है, ऐसे ही चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख या बैसाख, आश्विनी से अश्विन, कृतिका से कार्तिक आदि। हर मास में 30 तिथियां होती हैं। तिथि और दिन में भी थोड़ा सा अंतर है। तिथि सूर्य और चंद्र के बीच हर 12 डिग्री का कोण बदलने का अंतराल है, या सरल शब्दों में 2 पूर्णिमाओं के बीच के समय का 30वां हिस्सा है। इन 30 तिथियों को 2 पक्षों में बांटा गया है। चंद्रमा के घटने के समय कृष्ण पक्ष, जो अमावस्या पर समाप्त होता है, और बढ़ने के समय शुक्ल पक्ष, जिसके अंत में पूर्णिमा आती है। दोनों पक्षों की बची हुई 14 तिथियां 1 से लेकर 14 तक या प्रतिपदा से चतुर्दशी तक चलती हैं। अब आप में से गणित में पारंगत लोगों के दिमाग में शायद आया हो, 29.5 दिन का चंद्रमास गुणा 12 केवल 354 दिन होते हैं। हमारे दैनिक जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण सौर वर्ष से 11-12 दिन कम। तो जिस प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर 4 साल में एक लीप डे आता है, उसी प्रकार भारत के लूनी सोलर या चंद्र सूर्य कैलेंडर में हर 2.5-3 वर्षों में एक पूरा मास जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या अधमास कहते हैं। वहीं वार और सप्ताह की प्रणाली भारत में यूनान से ही राशियों की तरह बहुत बाद में आई। इसीलिए सप्ताह के दिनों के हमारे नाम अंग्रेजी नामों से पूरी तरह मिलते हैं। वहीं कुछ कैलेंडर्स जैसे इस्लामिक हिजरी पूरी तरह चाँद के महीनों के साथ चलते हैं, बिना सौर वर्ष को ध्यान में रखे, बिना अधिक मास या लीप डे जैसी तकनीकों के। ये कैलेंडर हर साल 11 दिन खिसकता है और हर 33-34 सालों में पूरा एक साल। सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर एक बड़ी खास चीज़ करते हैं। धरती का परिक्रमा तल और चंद्रमा का परिक्रमा तल करीब 5 डिग्री अलग है। धरती से देखने पर चंद्र का पथ और एक्लिप्टिक एक दूसरे को काटते हुए नजर आते हैं,
दोनों के मिलन के बिंदुओं को लूनर नोड्स कहा जाता है। हालांकि आप शायद इन्हें राहु और केतु की तरह बेहतर जानते होंगे। ज़्यादातर समय चंद्रमा इस 5 डिग्री के अंतर के कारण सूर्य और धरती के बिल्कुल बीच में या बिल्कुल पीछे नहीं आता, ऊपर या नीचे से निकल जाता है। इसी वजह से पूर्णिमा संभव है। पर जब सूर्य, चंद्रमा और धरती तीनों एक रेखा पर आते हैं तो लगता है ग्रहण। चाँद के बीच में होने पर सूर्य ग्रहण और धरती के बीच में होने पर चंद्र ग्रहण। ये हमारे समय का एक गजब का संयोग है कि सूर्य और चंद्रमा आकाश में लगभग एक ही आकार के दिखते हैं और चंद्रमा सूर्य को बस पूरी तरह ढक पाने में सक्षम है। हालांकि विज्ञान की इस यात्रा में हम चंद्र ग्रहण में ज़्यादा रुचि रखते हैं। एक बार फिर प्राचीन यूनान की ओर लौटते हैं, करीब 2200 साल पहले। एरिस्टार्कस ऑफ सामोस शायद पहला व्यक्ति था जिसे ये विचार आया कि चंद्र ग्रहण से हम ये पता लगा सकते हैं कि चाँद कितना दूर और कितना बड़ा है। ये 3 मार्च 2026 के चंद्र ग्रहण की तस्वीर है, जिसमें धरती की परछाई का वक्र चंद्रमा पर देखा जा सकता है। हम इस वक्र को पूरा करके धरती की छाया के आकार की तुलना चंद्रमा के आकार से कर सकते हैं। एरिस्टार्कस के समय में न तो फोटोग्राफी थी और न ही डाविंची रिजॉल्व, तो उसने ये तुलना चंद्रमा के धरती की छाया में संपूर्ण प्रवेश और धरती की छाया में उसके रहने के समय के अनुपात से की। अब चाँद की कक्षा पर धरती की छाया का आकार धरती से थोड़ा छोटा है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण पर चंद्रमा सूर्य को बस पूरी तरह ढक पाने में सक्षम है, तो चाँद की छाया धरती पर लगभग एक बिंदु पर सिमट जाती है। इस चित्र के त्रिकोणों के थोड़ा सा रीअरेंजमेंट से ये स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमा की कक्षा पर धरती की छाया धरती से लगभग एक चंद्रमा छोटी है। छाया के आकार में इसे जोड़कर हम धरती और चंद्रमा के रेडियस का अनुपात निकाल सकते हैं। एरिस्टार्कस का तरीका थोड़ा सा अलग था और उसके ऑब्जर्वेशन में भी हल्की त्रुटि थी, तो उसके परिणाम थोड़े से गलत हैं, पर तरीका बिल्कुल सही है। और क्योंकि चंद्रमा और सूर्य आकाश में हमें आधे डिग्री चौड़े दिखते हैं, तो थोड़ी सी और गणित से हम चंद्रमा की दूरी भी निकाल सकते हैं। टॉलेमी के समय तक चाँद का आकार और दूरी हमें सटीक पता चल चुका था। अंतरिक्ष की विशालता का ये हमारा पहला अनुभव था, और एरिस्टार्कस की मृत्यु के 2200 वर्षों बाद इंसान ने पहली बार चाँद पर कदम रखा। एरिस्टार्कस ने फिर सूर्य की दूरी निकालने का भी प्रयास किया। उसने देखा कि आधे चंद्रमा के दिन धरती, चाँद और सूर्य के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर चाँद और सूर्य के बीच का कोण धरती से नापा जाए तो आप थोड़ी सी त्रिकोणमिति से चाँद और सूरज की दूरी का अनुपात निकाल सकते हैं। एरिस्टार्कस ने ये कोण 87 डिग्री नापा, जिससे उसने गणना की कि सूर्य चाँद से 20 गुना दूर और 20 गुना बड़ा है। ये वास्तविक संख्या के आसपास भी नहीं है, पर गणित और सिद्धांत बिल्कुल सही है। एरिस्टार्कस उन पहले व्यक्तियों में भी था जिसे लगता था कि सूर्य केंद्र में है और धरती उसका चक्कर लगाती है। उसका तर्क था कि धरती सूर्य से बहुत छोटी है, तो भला बड़ी वस्तुएं छोटी का चक्कर क्यों लगाएं? पर उसके समकालीनों ने बड़े वाजिब सवाल उठाए। अगर धरती हिल रही है तो तारे कभी नज़दीक और कभी दूर जाते क्यों नहीं लगते? हम खुद को अंतरिक्ष में विशेष समझते थे, और ऐसा पूरी दुनिया की सभ्यताओं के लिए सत्य है। हमें लगता आया है कि सब कुछ हमारे लिए बना है और संसार लिटरली हमारे चारों ओर घूम रहा है। एरिस्टार्कस की मृत्यु के बाद भूकेंद्रीय ब्रह्मांड ही हमारा सत्य था। सूर्य और चंद्रमा विज्ञान और जिज्ञासा से दूर केवल घड़ी रह गए, और तारामंडलों के साथ धीरे धीरे इनका प्रयोग भविष्यवाणियों के ढोंग के लिए होने लगा। यूरोप में तो चर्च इतना शक्तिशाली हो गया कि सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड की चर्चा मात्र मृत्युदंड के लिए पर्याप्त थी। प्रश्न रूढ़िवादी सत्ताओं को आमतौर पर खतरनाक लगते हैं, पर अंधेरी रात के बाद सवेरा आया, और वो सवेरा लाया भोर का तारा। शुक्र या भोर का तारा या सांझ का तारा बाकी तारों से अलग है। ये बड़ा चमकीला है, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे उज्जवल, और ये टिमटिमाता नहीं। पर बाकी तारों से जो बात इसे सबसे ज़्यादा अलग करती है वो है इसकी गति।
ये स्थिर तारों की तरह नहीं है, समय के साथ पूर्व को चलता है, पर कभी कभी ये अचानक दिशा बदलकर उल्टी तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये दोबारा अपनी सामान्य गति पर आ जाता है। ऐसा ये अकेला नहीं, इसके 4 साथी और दिखते हैं। हम इन्हें ग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में प्लैनेट या घुमंतु। इन 5 बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को हम प्राचीनतम काल से जानते हैं। ये सभी समय समय पर दिशा बदलते हैं, जिसे रेट्रोग्रेड मोशन या वक्र गति कहते हैं, और ये 5 हमेशा सूर्य के वार्षिक पथ या एक्लिप्टिक के पास ही घूमते हैं, क्योंकि पूरा सौरमंडल लगभग सपाट है। तो इनकी स्थिति भी उन्हीं 12 राशियों और 27 नक्षत्रों से बताई जा सकती है। सूर्य की स्थिति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। चंद्रमा के चक्रों के साथ ज्वार भाटा चलते हैं, और ये बस एक संयोग है, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चंद्रमा की परिक्रमा अवधि के लगभग बराबर है। तो क्या ये 5 ग्रह भी सूर्य और चंद्र की तरह ही हमारे जीवन पर असर डालते होंगे? मध्यकाल तक ज्यादातर मनुष्यों के लिए उत्तर हाँ हो चुका था। एस्ट्रोलॉजी एक अवैज्ञानिक तंत्र है जो ये दावा करता है कि सूर्य, चंद्र और ग्रहों की स्थिति धरती पर व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली गतिविधियों पर असर डालती है। ये प्राचीन मेसोपोटामिया से शुरू होकर यूनान तक पहुंची और वहां से भारत और पश्चिमी सभ्यताओं तक। भारत में इसमें कुछ बदलाव हुए। उदाहरण के लिए आपकी राशि आपके जन्म के वक्त सूर्य नहीं, चंद्रमा से निर्धारित होने लगी, और ज्योतिष, जो केवल समय रखने का माध्यम था, वो आपका चरित्र, गुण, यहाँ तक कि भविष्य निर्धारित करने के आडंबर में बदल गया। आपकी कुंडली आपके जन्म के समय 12 राशियों में 9 ग्रह, 5 वास्तविक ग्रह, सूर्य, चंद्र और राहु केतु की स्थिति का नक्शा मात्र है। लेकिन ये आज भी समाज में विवाह जैसे बड़े कार्यों के लिए आवश्यक समझी जाती है। यहाँ तक कि आपकी पहचान, आपका नाम इन गोलों से निर्धारित होता है। मानो करोड़ों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर चौड़े वो भागते हुए गोले आपके निजी जीवन के बारे में चिंतित हों। लेकिन सारे ग्रह नहीं, केवल 5 और 2 काल्पनिक बिंदु। वेदों के ज्योतिषी में ये सब कुछ नहीं था। हालांकि समय को शुभ अशुभ वो भी कहते थे, लेकिन वो आज के इस अरबों रुपए के व्यवसाय और बाजार से कोसों दूर था, जहां उत्पाद केवल खोखली सलाह और झूठी सांत्वनाएं हैं। अच्छी बात यह है कि आज एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी 2 विभिन्न विषय हैं, पर इतिहास में ऐसा नहीं था। कृषि प्रधान समाज में अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स को ही आकाश के अध्ययन का समय मिलता था। ऐसा ही एक एस्ट्रोलॉजर था क्लॉडियस टॉलेमी। वो भी अलेक्जेंड्रिया में रहता था 1800 वर्ष पहले। टॉलेमी एक बेहतरीन भूगोल शास्त्री था, पर हम उसके खगोलिकी के कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं। टॉलेमी ने अलमजेस्ट नाम की एक किताब लिखी, जिसमें सभी तारों, तारामंडलों की एक तालिका है, और इसमें अंतरिक्ष का एक भूकेंद्री मॉडल है जो इतना सटीक है कि आप भविष्य में भी सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति निकाल सकते हैं। चंद्रमा और सूर्य तक तो ठीक है, पर ग्रहों के पथ का अनुमान टॉलेमी ने कैसे लगाया? वो तो लगभग बेतरतीब घूमते हैं। टॉलेमी से पहले के विद्वानों ने हर ग्रह के पथ को कुछ ऐसे दिखाया, वक्रीय पथों का एक सुंदर चित्र। जब ग्रह इनमें अंदर की ओर होते हैं तो वो हमें उल्टे चलते लगते हैं। फिर अपोलोनियस ने एक नए तंत्र का आविष्कार किया। उसने कहा कि ग्रह एक गोलाकार परिधि के अंदर एक और गोले में घूम रहे हैं। बड़े गोले को डेफरेंट और छोटे को एपिसाइकल कहते हैं। ये मॉडल लगभग सटीक था, पर मंगल और बुध की स्थिति इस मॉडल के नतीजों से थोड़ा अलग थी। इसको ठीक करने के लिए टॉलेमी ने इक्वेंट नाम का एक गणितीय साधन इस्तेमाल किया, जो डेफरेंट के केंद्र से धरती के दूसरी ओर एक बिंदु था, जिसके चारों ओर एपिसाइकल का केंद्र समान गति से चलता था। इक्वेंट का प्रयोग करके ग्रहों की कभी बढ़ती कभी घटती रफ्तार की समझ और भविष्य की स्थिति बताना ज़्यादा सटीक हो गया। टॉलेमी का मॉडल डेफरेंट, एपिसाइकल, इक्वेंट जैसे जटिल उपकरणों के बावजूद या फिर उनकी वजह से इतना सटीक था कि भविष्य में होने वाले ग्रहण, वक्र गतियाँ, ग्रहों की स्थिति सब कुछ ठीक ठीक बता सकता था।
और यही सटीकता सौर मंडल की हमारी खोज में बाधा बन गई। ज़्यादातर राजा महाराजाओं और उनके पुरोहितों के लिए ये मॉडल काफ़ी था। अलेक्जेंड्रिया के स्वर्णिम युग के अंत के बाद पश्चिमी विज्ञान अगले 1000-1500 वर्षों के लिए अंधकार में चला गया, जिस काल को लिटरली डार्क एजेस कहा जाता है। पर उनका ज्ञान पहले ही भारत तक पहुंच चुका था, जहां भारत के स्वर्णिम युग में आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने न केवल इस तंत्र का इस्तेमाल किया, बल्कि खुद गणित के विकास में ज़बरदस्त योगदान दिया। हालांकि अब भी सब कुछ भूकेंद्री था। आर्यभट्ट ने हालांकि दिन रात के चक्र को धरती के घूमने से जोड़ा। भारत के बाद फिर ज्ञान विज्ञान गणित की गंगा अरब की ओर बही, जहां बगदाद और बाद में अन्य नगर नए अलेक्जेंड्रिया बन गए। यहाँ भारत, यूनान, चीन, फारस आदि के कई प्राचीन विचारों, पुस्तकों, सिद्धांतों को नया जीवन मिला। यहाँ इस्लाम के स्वर्णिम युग में खगोलिकी, अभियांत्रिकी और गणित का बड़ा विकास हुआ। ये अरब लेख और प्राचीन यूनानी और भारतीय लेखों के अरब अनुवाद ही थे, जिनको पढ़कर यूरोप का विज्ञान दोबारा अपनी नींद से जागा, जिस काल को लिटरली पुनर्जागरण या रेनेसांस कहते हैं। खगोलिकी में ये क्रांति लाने वाला पहला व्यक्ति था निकोलाउस कॉपरनिकस, और उसने एक सूर्य केंद्री या हीलियोसेंट्रिक सौरमंडल की कल्पना की। इसमें सभी ग्रह बिल्कुल गोलाकार परिधि में चलते हैं। ग्रहों की विचित्र उल्टी गतियों को समझाना इस मॉडल में बड़ा सरल था। धरती खुद सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो कभी कभी ग्रह धरती से आगे या धरती ग्रहों से आगे निकल जाती है और ग्रह उल्टे चलते नजर आते हैं। अचानक सब कुछ बिल्कुल सरल हो गया। यहाँ तक कि पोप तक को ये विचार बड़ा पसंद आया। पर दो समस्याएं थी। एक, कॉपरनिकस का समकालीन मार्टिन लूथर और उसके अनुयायी, जिन्हें लूथरन्स कहा जाता था, वेटिकन चर्च से मतभेद रखते थे और पोप की जगह 16 स्क्रिप्चुरा, केवल धर्म ग्रंथों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लूथर कॉपरनिकस को मूर्ख और एक नया नवेला एस्ट्रोलॉजर कहता था, क्योंकि सूर्य का केंद्र में स्थिर होना और पृथ्वी का उसकी परिक्रमा करना बाइबल के अक्षरशः अनुवाद के विरुद्ध जाता था। लूथरन्स बाद में प्रोटेस्टेंट कहलाए जाने लगे और उनका हीलियोसेंट्रिज्म का विरोध तो कम हो गया, पर प्रोटेस्टेंटिज्म को दबाने के लिए जो इंक्विजिशंस, धार्मिक कचहरियां कोर्ट ने स्थापित की थी, वो सूर्य केंद्रीय विचारों की भी धुरविरोधी हो गई। सन 1600 में 17 फरवरी को जियोर्डानो ब्रूनो को रोम में खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वो मानता था कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य है और ब्रह्मांड अनंत है। जब उससे अपने विचार वापस लेने को कहा गया तो उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। वो विज्ञान का पहला शहीद था। कॉपरनिकस, जिसने चर्च के लिए ये पूरा तमाशा खड़ा किया था, इस सब से बच गया 1543 में मरकर। कहते हैं अपनी मृत्युशैया पर उसने अपनी खुद की किताब को पहली बार देखा और कुछ ही सालों में चर्च ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। पर कॉपरनिकस की लगाई चिंगारी आग पकड़ चुकी थी। कॉपरनिकस के मॉडल की दूसरी समस्या थी उसकी त्रुटियां, जो टॉलेमी के मॉडल से कम नहीं थी, क्योंकि ग्रहों की कक्षा गोलाकार नहीं है और उनकी रफ्तार भी हमेशा एक समान नहीं रहती, और इक्वेंट को हटाने के लिए उसे भी एपिसाइकल लगाने पड़े। कॉपरनिकस की किताब प्रतिबंधित होने के बावजूद एक शताब्दी बाद कई लोगों तक सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पहुंच चुका था। इनमें एक था गैलीलियो गैलीली, इटली का एक अभियंता, भौतिकी विशेषज्ञ और ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का पितामह। गैलीलियो के समय तक पूरी खगोल विद्या इंसानी आंखों की क्षमता तक सीमित थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। गैलीलियो के पास लेकिन एक बड़े काम का हथियार था। मेरा नाम राकेश है और आई एम द फाउंडर ऑफ नक्षत्र एजुकेशन उत्तराखंड। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्पेस एजुकेशन में काम करते हैं और साथ में एस्ट्रो टूरिज्म पे हम लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कसार देवी अल्मोड़ा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि हम काम थ्रू आउट उत्तराखंड और यहाँ तक कि हम लोगों ने हिमाचल में भी अपना सेंटर स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास जो टेलीस्कोप आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके के जो हमारा डिजाइन है, अगर पर्टिकुलरली मैं डिजाइन की बात करूँ तो इस तरीके के टेलीस्कोप्स को हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहते हैं, जो कि मिरर बेस्ड टेलीस्कोप है। यहाँ पे नीचे हमारा एक
प्राइमरी जो मिरर है वो होता है, एंड इधर पे इनके बीच में एक सेकेंडरी मिरर जो कि एक प्लेन मिरर होता है वो लगा रहता है, एंड द लाइट इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे हमारा आई पीस यूज होता है, और ये जो टेलीस्कोप है हमारी 10 इंच की टेलीस्कोप है, और हालांकि हमारे पास 12 इंचेस की टेलीस्कोप है। तो जितना बड़ा हमारा मिरर का डायमीटर होगा तो उतनी ज़्यादा लाइट टेलीस्कोप गैदर करेगा और ऑब्जेक्ट ज़्यादा शार्प और ज़्यादा बेटर आपको दिखा देगा। गैलीलियो का टेलीस्कोप शीशों की जगह लेंसेज का प्रयोग करता था। ऐसे टेलीस्कोप्स को रिफ्रैक्टर कहा जाता है। समय के साथ रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स का प्रयोग शोध के लिए लगभग समाप्त हो चुका है, बहुत से कारणों की वजह से। पर 17वीं सदी में ये साधारण से 2 कांच के टुकड़े किसी परमाणु बम से कम क्रांतिकारी नहीं थे। इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल गैलीलियो ने 3 पुरानी अवधारणाओं को खंडित करने के लिए किया। एक, चंद्रमा पर पहाड़ और गड्ढे हैं, वो धरती की ही तरह भूमि है, न कि स्वर्ग का शुद्ध विशेष टुकड़ा। सूर्य पर धब्बों की खोज ने इस तर्क को और सुदृढ़ कर दिया। 2, शुक्र भी चंद्रमा की तरह घटता और बढ़ता है, पर वो कुछ ऐसे अपनी कलाएं दिखाता है जो केवल उसके सूर्य का चक्कर लगाने से संभव है, न कि धरती का। 3, बृहस्पति के खुद के 4 चंद्रमा हैं जो उसके चारों ओर घूमते हैं, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ हमारे चारों ओर नहीं घूमता। जब आप जुपिटर को टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं तो उसके लेफ्ट या राइट की तरफ को, या वो कई दफ़ा एक ही डायरेक्शन में आपको आइदर 3 और 4 ब्राइट स्टार तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, जो कि जुपिटर के 4 बड़े मून से हैं, और उनको हम आयो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो के नाम से जानते हैं। तो हमारे मून के बाद अगर हम पहली बार किसी दूसरे प्लैनेट के मून के बारे में जान पाए तो वो था प्लैनेट जुपिटर। बृहस्पति के ये चंद्रमा आप बिना टेलीस्कोप के एक साधारण से कैमरा और टेलीफोटो लेंस से भी देख सकते हैं। गैलीलियो कोपरनिकस से बड़ा प्रभावित था, और कोपरनिकस की ही तरह पहले चर्च ने कोई आपत्ति नहीं की, पर गैलीलियो ने 1632 में एक किताब छापी जिसे चर्च और पोप अर्बन अष्टम ने अपने अपमान की तरह देखा। गैलीलियो को रोम बुलाया गया और प्रताड़ना के भय पर उससे अपने विचार वापस लेने को बाध्य किया गया। गैलीलियो फिर ताउम्र अपने घर में नज़रबंद रहा। कोपरनिकस के सूर्य केंद्री ब्रह्मांड की आग की एक चिंगारी होली रोमन एम्पायर तक भी पहुंची, जहां 16वीं सदी के अंत में गैलीलियो के समकालीन योहानेस केपलर नाम का एक एस्ट्रोनॉमर, गणितज्ञ और टीचर काम करता था। ग्रहों की गति का रहस्य सुलझाना उसके लिए जीवन का उद्देश्य बन चुका था। केपलर के अनुसार ज्यामिति ईश्वर की सृष्टि की रचना का तंत्र था। ज्यामिति स्वयं ईश्वर थी। कोपरनिकस का मॉडल उसे सत्य लगा, पर वो इसकी त्रुटियों और एपिसाइकल्स से नाखुश था। इसके ऊपर ग्रहों की कक्षाओं के बीच दूरी क्यों है? केपलर के समय तक 6 ही ग्रह ज्ञात थे, और केपलर का शुरुआती विचार था कि इन ग्रहों की कक्षा एक के अंदर एक 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स को रखकर समझाई जा सकती है। उसे ये विचार इतना सुंदर लगा कि वो इसे वर्षों तक साबित करने में लगा रहा, और जब ना कर सका तो इस नतीजे पर पहुंचा कि ग्रहों का ऑब्जर्वेशनल डेटा, उनकी स्थितियों का रिकॉर्ड ही पर्याप्त रूप से सटीक नहीं है। मगर इससे सटीक डेटा पूरे विश्व में केवल एक ही व्यक्ति के पास था, टिको ब्राहे। टिको टेलीस्कोप के ज़माने से पहले का अंतिम बड़ा ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर था, जो दशकों से ग्रहों की सटीक स्थिति को रिकॉर्ड कर रहा था। वो प्राग में सम्राट रुडोल्फ द्वितीय का राजगणितज्ञ और बेहिसाब दौलत का मालिक था। केपलर के अनुसार टिको बेहद अमीर है, पर उस दौलत का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता। उसका हर एक यंत्र मेरे और मेरे पूरे परिवार की संपत्ति से ज़्यादा महंगा है। कोपरनिकस की ही तरह टिको ने भी ब्रह्मांड का एक मॉडल दिया, जिसमें सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पर सूर्य खुद स्थिर धरती के चारों ओर घूमता है। संयोग से बिल्कुल यही मॉडल बिल्कुल उसी दौर में केरलम के नीलकंठ सोमैया जी ने भी दिया। 1600 में केपलर ने टिको के असिस्टेंट का पद स्वीकार लिया, पर दोनों के बीच थोड़ा सा मतभेद था। टिको ने केपलर को केवल मंगल ग्रह का डेटा दिया, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। उसे इस नए गणितज्ञ पर पूरा भरोसा नहीं था, और केपलर भी टिको के विलासपूर्ण, फिजूल खर्ची, अय्याश जीवन शैली से नफरत करता था।
आधुनिक विज्ञान इनके आपसी द्वेष पर रुका हुआ था और वो तभी आगे बढ़ सका जब 1601 में टीको की जीवन शैली ने आखिरकार उसे मृत्युशैया पर धकेल दिया। मरते मरते उसने केपलर को अंततः अपने ऑब्जर्वेशंस भेंट कर दिए और केपलर से गुजारिश करता रहा, मेरे जीवन को व्यर्थ मत जाने देना। केपलर फिर टीको के बाद रॉयल मैथमेटिशियन बन गया, पर सटीक डेटा भी उसकी 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स वाली थ्योरी को साबित नहीं कर पाई। केपलर दुखी था, मगर एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह वो अपने इस खूबसूरत विचार को त्याग कर आगे बढ़ गया। मंगल की गति अनुमानों से सबसे ज़्यादा विभिन्न रहती थी और यहीं से केपलर ने नई शुरुआत की। टीको के डेटा से उसने 4 ऑपोजिशंस को उठाया जब मंगल, धरती और सूर्य एक रेखा में होते हैं। इनके बीच समय के अंतराल से उसने देखा कि मंगल की गति बढ़ती और घटती रहती है। पहले उसने दोबारा टॉलेमी के इक्वेंट को लगाकर एक मॉडल बनाया, पर इस बार केंद्र में सूर्य को रखकर। इस मॉडल में विभिन्न वेरिएबल्स थे जिनका सही मूल्य निकालने के लिए केपलर ने 70 बार अपनी गणनाएं दोहराई। 3 वर्षों बाद उसे एक अच्छा खासा सटीक मॉडल मिल गया जो टीको के मंगल के डेटा के 10 बिंदुओं से बिल्कुल मिलता जुलता था। मगर 2 बिंदु ऐसे थे जहां ये त्रुटि 8 आर्क मिनट तक थी। अब ये 8 आर्क मिनट भी बहुत छोटी संख्या है, चंद्रमा के हमें दिखने वाले आकार का भी 1/4। पर केपलर के लिए ये अस्वीकार्य था और उसने इक्वेंट का पूरा विचार त्याग दिया। केपलर के शब्दों में ये 8 आर्क मिनट सारी खगोलिकी के पुनर्गठन का कारण बनने वाले थे। केपलर ने फिर एक प्रश्न उठाया, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते ही क्यों हैं? ज़रूर सूर्य से कोई बल या खिंचाव लगता होगा। केपलर ने ये बल मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व समझा। अगर सूर्य से कोई मैग्नेटिज्म सा आकर्षक बल लग रहा है तो सूर्य के करीब वो बल ज़्यादा होगा और दूर कम, जो ग्रहों की बढ़ती घटती रफ्तार को समझा सकता था। थोड़ी सी गणित के बाद ये ख्याल केपलर के दूसरे नियम में बदल गया। ग्रह समान अंतराल में सूर्य के साथ समान क्षेत्रफल बनाते हैं। केपलर ने जब ये नियम पुराने मॉडल पर इस्तेमाल किया तो त्रुटियां बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई। उसे फिर एक दूसरा बड़ा विचार आया, ग्रहों की कक्षा गोलाकार नहीं है। अगर मंगल की कक्षा थोड़ी दबी हुई होती तो उसका बराबर क्षेत्रफल वाला नियम मंगल की स्थिति को बिल्कुल सटीक बता सकता था। ये नया आकार क्या होगा, ये ढूंढने के लिए केपलर को फिर वर्षों तक विभिन्न वक्रों को एक एक कर परखना पड़ा और अंततः उसे उत्तर मिला एक बड़े सरल आकार में, एलिप्स। केपलर का पहला नियम भी तैयार था। ग्रह सूर्य का चक्कर एक एलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं और सूर्य इस एलिप्स के एक फोकस पर होता है। केपलर को तीसरे नियम पर आने में 1 दशक और लगा। सूर्य से इन ग्रहों की दूरी और समय के बीच विभिन्न संबंधों के ट्रायल एंड एरर के बाद केपलर अपने तीसरे नियम तक पहुंचा। किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। टेलीस्कोप के बिना टीको ब्राहे ने जिस गजब के सटीक डेटा का दशकों तक संकलन किया था, वो केपलर की प्रतिभा और वर्षों की मेहनत से मिलकर अंतरिक्ष के एक नए, क्रांतिकारी और बेहद सरल मॉडल में बदल गया, जो अब तक सत्य के सबसे करीब था। और ये मॉडल हमें हमारी आज की यात्रा के अंतिम पड़ाव के द्वार तक ले आया है। हिपार्कस, एक और प्राचीन यूनानी खगोलविद, ने अपने समय में सभी तारों की स्थिति का एक कैटलॉग बनाया। इसमें कन्या राशि के तारामंडल में एक तारे का वर्णन है जो अब वहाँ पर है ही नहीं। इस तारे को आने वाले हजारों वर्षों में कई लोगों ने कई बार आकाश में और स्थानों पर देखा, लेकिन ये इतना छोटा और धीमा था कि सब इसे साधारण तारा ही समझते थे। 1781 में विलियम हर्शल की नज़र इस पर पड़ी और उसने देखा कि इसकी स्थिति बदल रही है। शुरू में हर्शल को लगा कि ये एक कॉमेट है, पर आने वाले वर्षों में ये स्पष्ट हो गया कि इसकी कक्षा लगभग गोलाकार है और ये एक नया ग्रह है। हर्शल ने अपने राजा के नाम पर इसका नाम रखा, जॉर्जियम साइडस, जो इंग्लैंड के बाहर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ,
और काफ़ी चर्चा के बाद बाकी ग्रहों की तरह इसका नाम भी यूनानी मिथ्याओं के आधार पर यूरेनस रखा गया। हिंदी में हम इसे अरुण कहते हैं। इसे बिना टेलीस्कोप के देखना बड़ा मुश्किल है और इसकी गति बाकी ग्रहों की तुलना में बहुत धीमी है, जिन कारणों से इसे हर प्राचीन संस्कृति ने ग्रह की तरह नहीं देखा। आज प्रदूषण के कारण इसे सीधा आंखों से देखना लगभग असंभव है, पर किसी सामान्य से कैमरे पर आप इसे आसानी से उतार सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में हालांकि यूरेनस की स्थिति गणनाओं से थोड़ा सा अलग मिली। समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। केपलर की मृत्यु के मात्र 36 साल बाद इंग्लैंड में एक 23 साल का गणितज्ञ प्लेग फैलने के कारण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लौटकर अपने गांव आ गया। इस एकाकीपन के मात्र एक वर्ष में उसने ऑप्टिक्स, कैलकुलस और गुरुत्वाकर्षण का नियम दुनिया को दे दिया। उससे जब पूछा गया कि ये चमत्कार केवल एक साल में उसने कैसे किया, तो आइजैक न्यूटन का जवाब था, सोचकर। न्यूटन पहला व्यक्ति था जिसने ये सोचा कि जिस वजह से धरती पर वस्तुएं गिरती हैं, उसी बल के कारण ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा धरती का। कल्पना कीजिए कि आप एक पत्थर कहीं दूर फेंक रहे हैं, वो थोड़ा दूर जाकर नीचे गिर जाता है। आप उसे और तेज़ी से फेंकते हैं, वो थोड़ा और दूर जाकर गिरता है। अगर आप धीरे धीरे गति बढ़ाते रहें तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका पत्थर पूरी धरती का चक्कर लगा लेगा। अगर उस पत्थर को कोई घर्षण या एयर रेजिस्टेंस ना मिले तो वो हमेशा धरती का चक्कर लगाता रहेगा। चंद्रमा ऐसा ही एक पत्थर है। वो धरती पर गिर रहा है, पर उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो हर बार टकरा नहीं पाता। न्यूटन ने धरती की आम जीवन की भौतिकी को स्वर्ग की घटनाओं से जोड़ा, जो केवल 100-200 वर्षों पहले तक दैवीय माने जाते थे। कई लोगों ने न्यूटन के सर पर सेब गिरने की कहानी सुनी होगी, पर न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के अपने नियम पर किसी सेब नहीं, केपलर की वजह से ही पहुंच पाया। केपलर का तीसरा नियम न्यूटन की इक्वेशन तक पहुंचने की कड़ी है। केपलर ने जो बल चुंबकत्व समझा था, वो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से बदल दिया। ये बल न्यूटन के अनुसार वस्तुओं के मास, द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूरी के वर्ग के साथ घटता है। यूरेनस पर वापस लौटते हैं, जिसकी वास्तविक स्थिति न्यूटन के नियम से निकाली गई संख्याओं से थोड़ा सा अलग थी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने यह अंदाज़ा लगाया कि शायद अरुण से भी बाहर एक और ग्रह है जो उसे कभी कभी अपनी ओर खींचता है। इनमें एक था अर्बेन ले वेरिए, जिसने न्यूटन के नियमों और यूरेनस की स्थिति में अंतर से इस 8वें ग्रह की स्थिति, भार और रफ्तार की गणना कर ली थी। जब फ्रांस का कोई एस्ट्रोनॉमर उसके काम में इच्छुक नहीं मिला तो उसने बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में योहान गॉटफ्रेड गाला को इस ग्रह की अपनी निकाली हुई स्थिति भेजी और 24 सितंबर 1846 को 1 घंटे से भी कम समय में 8वां ग्रह मिल गया, वेरिए की निकाली स्थिति से 1 डिग्री से भी कम दूर। 8वें ग्रह, जिसका नाम नेपट्यून रखा गया, ले वेरिए ने अपनी कलम की नोक से ढूंढ निकाला था। नेपट्यून या वरुण सीधा आंखों से दिखता ही नहीं, हालांकि कैमरा से इसे भी रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे अदृश्य ग्रह की बिल्कुल उसी बिंदु पर खोज जहां उसके होने का अनुमान केवल गणनाओं से किया गया था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के सत्य होने का बेहतरीन साक्ष्य था। कोपरनिकस के विचारों से शुरू हुई खगोलिकी की क्रांति अपने परिपक्व रूप में आ चुकी थी और न्यूटन के नियम आज भी खगोलिकी की कई गणनाओं के लिए बेहतरीन मॉडल हैं। आज हम चांद पर उतर चुके हैं, हमारे यंत्र दूसरे ग्रहों पर घूम रहे हैं और उनमें से एक हमारे अंतिम ग्रह से 5 गुना दूर पहुंच चुका है। वॉयेजर 1 अनंत ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहा है, संपूर्ण मानवता का एक टुकड़ा लेकर। इस गोल्डन रिकॉर्ड में हमारे घर की कुछ तस्वीरें, कुछ आवाज़ें, कुछ संगीत है। अगर किसी दूसरी दुनिया के लोगों तक ये पहुँचे तो उन्हें ये बताने के लिए कि बहुत दूर एक तारा है जिसका नाम सूर्य है और उसके तीसरे ग्रह में एक सभ्यता रहती है जो धीरे धीरे बड़ी मेहनत से विज्ञान में इतनी उन्नत हो चुकी है कि उसकी ये भेंट आपके हाथों में है। बड़े कम समय में हम बहुत दूर आ चुके हैं
इस धरती पर हमारे 3 लाख वर्षों से चली आ रही यात्रा के अंतिम पड़ाव में, आखिरी के 1% से भी कम समय में हमने चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सबके गुण, गति और व्यवस्था पहचानी है। इन चित्रों को बनाने वाले लोगों से आज हम अंतरिक्ष को कहीं बेहतर समझते हैं, पर आज हम जो भी जानते हैं वो उनके वंशजों की जिज्ञासाओं का, प्रकृति की हर अनसुलझी पहेली के उत्तर ढूंढने की इच्छा और प्रयासों का नतीजा है। खुद न्यूटन के शब्दों में, आज अगर मैं दूसरों से दूर देख सकता हूँ तो केवल दिग्गजों के कंधों पर खड़ा होकर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस यात्रा का समापन करते हैं। यहाँ आखिरी ग्रह की कक्षा से आगे विज्ञान का सफ़र अभी बहुत बचा है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।